नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपी स्मार्ट जीके के ऊपर। आज इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 की सेकंड शिफ्ट के जो कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर उनको एनालिसिस के साथ में देखेंगे। इसमें हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस और आज हमने जीके के कुछ क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए हैं जो कि ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं। और ये हमारा वीडियो जितने भी आगामी रेलवे के एग्ज़ाम से आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और अब जो एएलपी की जो वैकेंसी है उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि हमने जितने भी एग्जाम्स में भी देखे हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको आरपी स्मार्ट जीके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः और की दिशाओं को निरूपित करता है। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के जो नियम है उसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा धारा क्षेत्र, दूसरा है हमारा चुंबकीय क्षेत्र बल, तीसरा है हमारा बल चुंबकीय क्षेत्र और डी ऑप्शन है क्षेत्र और धारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बल और चुंबकीय क्षेत्र। तो हम देखते हैं जब जो फ्लेमिंग का हम बाएं हाथ का नियम देखते हैं तो उसके अंतर्गत इस नियम के अनुसार, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस नियम के अनुसार आप अपने हाथ को ऐसे फैलाएं कि यह तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। मतलब कि जो आपके बायां हाथ है उसको ऐसे फैलाना है कि एक दूसरे के लंबवत हो। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, मतलब कि ये तर्जनी उंगली है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर आरोपित बल की ओर संकेत करता है। तो ये देख सकते हो आप कि इसमें जो हमारे हाथ को ऐसे फैलाना है कि जो अंगूठा है वो बल की दिशा को दर्शा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र को ये दर्शाएगा, और विद्युत धारा को जो हमारी बीच वाली मिडल फिंगर है तो वो दर्शाएगी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा रंध्र। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है डी रंध्र। ये क्या होता है हमारा, जो इसकी संरचना होती है अगर आपने देखा हो रंध्र की, तो ये कुछ इस तरीके से ये हमारा होता है। और यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब इसके अंदर पानी चला जाता है तो ये फूल जाती है। तो इस तरह से इसमें गैस का विनिमय होता है और गैसों का जो आदान प्रदान है वो इसके अंतर्गत होता है। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है विद्युत मोटर। जो आपने देखा होगा जो हमारी विद्युत मोटर होती है उसका जो आप चित्र है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसके ऊपर कुंडली रहती है और ये आर्मेचर होता है। तो दो ही चीज़ इसके अंदर होता है, एक तो मृदु लोहा कोर और दूसरा कुंडली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। अब आगे देखते हैं हम। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मृदु लोह क्रोड पर कुंडली को लपेटा जाता है। तो इसके दो भाग हो जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत अपचयन और उपचयन जब दोनों एक साथ में होते हैं तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं इसमें से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ में हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब जब उपचयन और अपचयन साथ में हो रहा हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका अपचयन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के, ये यहाँ पे प्यासीकरण नहीं है, ये पायसीकरण है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है थोड़ी, एक तरह से इमल्सीकरण जिसको हम पायसीकरण बोलते हैं के समान होता है। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। इसका पहला ऑप्शन है पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाता है। दूसरा है पित्त लवणों द्वारा बड़ी बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। तीसरा है हमारा
पित्त रस एंजाइमों द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करना। चौथा है हमारा पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। तो इसमें एक ऑप्शन तो मैं वैसे ही हटा दूंगा, क्योंकि पित्त रस द्वारा अम्लीय जो माध्यम है वो प्रदान नहीं किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पित्त लवणों द्वारा बड़ी बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। तो आमाशय से जो भोजन छोटी आंत में आता है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है। ये देखिए, वह अम्लीय प्रकृति का होता है और वहाँ पर उसे क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाता है, जो कि पित्त रस ये कार्य करता है। मतलब कि जो हमारे पेट में जो भोजन पहले तो आमाशय में आता है, फिर छोटी आंत में आता है, तो वह एक तरीके से अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। उसको वहाँ पे क्षारीय नेचर है ना, वो प्रदान किया जाता है। और वो कौन प्रदान करता है? वो पित्त रस प्रदान करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। छोटी हाथ में ये छोटी आंत है, छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिसमें उसे एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है और यह साबुन का मेल पर कार्य करने जैसा होता है। जैसा साबुन होता है ना, वो मेल के ऊपर जिस तरीके से कार्य करता है ना, उसी तरह से ये जो छोटी छोटी गोलिकाओं में है उनको खंडित कर देता है। तो बढ़ते हैं हम आगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, और ये कई बार सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, और वसा जो है वो ग्लिसरॉल में बदल जाती है। बढ़ते हैं आगे। छठा क्वेश्चन है हमारा, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तो इसके ऑप्शन है एसिडिक एसिड, दूसरा बिना बुझा हुआ चूना, तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड, और चौथा हाइड्रोक्लिक एसिड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। आगे बढ़ते हैं हम। नहीं, इसका माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ी सी एरर है। इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका आंसर होगा, इसका बी नहीं होगा। इसको आप हटा दीजिए, इसका आंसर ये बी नहीं होगा। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया हुआ है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में उपयोग किया जाता है। दूसरा है निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जब जल में घोला जाता है तो 10 अणु वाला धोवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसे पुनः क्रिस्टल किया जाता है। तो इसके आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों सत्य है, दूसरा कथन एक सत्य है और दो असत्य है, दोनों कथन असत्य है, कथन दो असत्य है, कथन दो सत्य है और कथन एक असत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा आंसर नंबर डी, कथन दो सत्य है और कथन एक असत्य है। क्या कह रहा है कथन एक? निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा अग्निशामकों में किया जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसकी डिटेल हम नीचे देखते हैं। धोने का सोडा की यहाँ पे बात करी जा रही है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है, जो कि ऊपर दिया हुआ था। अब धोने के सोडे के हम कुछ उपयोग देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर साबुन बनाने में किया जाता है, सही बात है। दूसरा है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुकी है, ये यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग है, वो आएगा। बढ़ते हैं हम आगे। साइक्लोहेक्सेन में CC बंद और CH बंद होते हैं, इस प्रकार सहसंयोजक बंद होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 6, 12, 18। तो इसको समझने के लिए हमको साइक्लोहेक्सेन की संरचना को समझना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये साइक्लोहेक्सेन की ये संरचना है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन और ये बंद दे रखे हैं तो इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और कार्बन कितना हो गया 6, और 12 और 6 टोटल कितना हो गया 18। तो यही हमें दे रखा है कि 6 12 टोटल 18। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है।
पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा है ग्राफ्टिंग, तीसरा है हमारा द्विभाजन और चौथा है हमारा मुकुलन। मुकुलन तो आपको पता है हाइड्रा, और ग्राफ्टिंग तो इसका सही आंसर होगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग होता है जैसे ये कोई पौधे हैं, जैसे कि ये कली है, इसको काट के और इसको काट के इसको इस पे लगा देते हैं तो ग्राफ्टिंग हो जाता है और उसी कली से वो पौधा बन जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोशों के कुल संख्या कितनी है? कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है हमारा 6। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होगा तो पहले कोश में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे और दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो टोटल कोश कितने हो जाएंगे? तो जो टोटल कोश हो जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। आगे बढ़ते हैं हम। एक गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में बराबर होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, r/2। कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया है, जो अवक्षेप उत्पन्न करेगा तो वही अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि हम देखेंगे इसमें पहला है हमारा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। टाइपिंग के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो अवक्षेपण अभिक्रिया मेनली किसको कहते हैं? अगर कोई अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फिर बात करते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसमें कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो कौन सी अभिक्रिया है? तो वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके लिए एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, एलपी सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, R/2, आधा प्रतिरोध हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा, साइंस के अंदर आपको बहुत निचले स्तर के लेवल से लेकर और ऊपर तक के लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि कई बार इस बार जो एलपी बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्या हुआ है कि बायो से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपका कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित होता है? अब इसमें क्या होता है कि कई जो छात्र हैं वो क्या करते हैं कि यार सभी के जो अपने मुहासे वगैरह निकलते हैं इसी को वो सही मान लेते हैं, लेकिन अगर आपने गौर किया हुआ हो तो इसमें 2 शब्द दे रखे हैं केवल लड़कियों में। तो केवल लड़कियों में क्या होता है? स्तन ग्रंथियों में वृद्धि केवल लड़कियों में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। ई कोली कोलिफॉर्म, साल्मोनेला टाइफी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और जो डी ऑप्शन है हमारा विप्रिया कोलेरा। तो इसका आपको पता है कि साल्मोनेला टाइफी है जो कि टाइफाइड, जिससे टाइफाइड होता है, एक जीवाणु रोगी रोग है और आंत में ये पाया जाता है। दूसरा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी के लिए उत्तरदायी है। और ई कोली कोलिफॉर्म इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी जीवाणु है और ये प्रदूषण का सूचक है और ये भी आंत के अंदर पाया जाता है। विप्रिया कोलेरी आपको पता है, इससे हैजा होता है। अब आगे जो हमारे हैं, जो जीके में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखते हैं आप अपनी तैयारी का देखिए किस प्रकार से आप
एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्रकरण किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेहरू। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 297 है किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अब आगे देखते हैं हम, इसमें गोदावरी के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर है। यह भारत की दूसरी लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवरोज त्योहार किस समुदाय से संबंधित है? इसके ऑप्शन है जैन, दूसरा पारसी, तीसरा सिख, चौथा है बौद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पारसी धर्म से नवरोज त्यौहार संबंधित है। तो आगे देखते हैं हम पारसी धर्म से जुड़े हुए कुछ अन्य जो त्यौहार है वो भी देख लेते हैं। पारसी समुदाय के अन्य त्यौहार खोरदास, पतेती, घानबार, निहारगण और तिरंगण है। बौद्ध समुदाय के प्रमुख त्यौहार वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध जयंती है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म से सम्मिलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन हमारा मेघालय खासी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल कन्नड़ या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल की जगह यहाँ पे कन्नड़ नहीं मलयालम यहाँ पे इसका सही होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी पंचायत संस्थान में पदों का कितना भाग महिलाओं में आरक्षित है? कहने का मतलब है जितने भी पंचायत संस्था है वहाँ पे महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं 1/5, 1/3, 1/2 और 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। संविधान के भाग के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज संस्थाओं की 1/3 सीटें और पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति है? तो जो संगाई हिरण है वो पाई जाती है मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और जो इसका आंसर है आपको कमेंट में देना होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, ये मानसी राम है, यहाँ पे लिखा हुआ है मानसी राम, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है पृथ्वी पर, यह कौन सी जगह पर स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। PDF चाहिए तो आपको RP स्मार्ट GK पे मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।